यदि किसी काम की शुरुआत की जाए तो उसका अंत भी कहीं ना कहीं होता है। इस लिहाज से आज का ये एपिसोड इस पुस्तक का अंतिम एपिसोड है। दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से सलमा के साथ दया पवार जी के प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, परंतु दया पवार जी जो हैं वो बैकफुट पर चले जाते हैं और यहाँ पर वे ईमानदारी से इस चीज को मेंशन करते हैं कि एक बार फिर उनका कायराना व्यक्तित्व जो है वो सामने आता है। पहले तो वे इस बात को कहते हैं कि ये सब कुछ वे हंसी मजाक के तौर पर कर रहे थे, लेकिन फिर सलमा की शादी हो जाने के बाद उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी ससुराल उससे मिलने जाते हैं और वहां पर उसका गर्भवती होने का उन्हें पता चलता है और वहां पर वे एक छिछला मजाक करते हैं कि इसमें मेरा हिस्सा कितना है। उसके बाद जिक्र आता है उनकी पढ़ी लिखी नई पत्नी का। वे उससे कुछ नहीं छिपाते हैं, ईमानदारी बरतते हैं और सलमा के हाथ का बुना हुआ ऊन का स्वेटर जो है उनकी पत्नी पोछे के तौर पर इस्तेमाल करती है। यहां पर हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सलमा की शादी के बाद हमने तुरंत शिवडी छोड़ दी, जैसे मैं अपने उपचार के लिए ही शिवडी गया था और सलमा ने मेरा उपचार किया था। शिवडी छोड़ने के कारण कुछ और भी थे। बहनोई को वहां का घर बेचकर अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर और गांव का रास्ता पकड़ा। जब बहनोई से बहन की शादी हुई तब वह एसएससी में था, बहुत चुस्त दिखता, लगता मैट्रिक होने के बाद कहीं भी क्लर्क बन जाएगा, पर हुआ कुछ और ही। मेरी जैसे ही उसकी भी हालत हुई। कुछ विषय छूटने के बाद भी वह अंग्रेजी में फेल था। उसी समय उसकी मां कैंसर से मर गई। उसके पिताजी का घर में बिल्कुल ध्यान नहीं था, बुढ़ापे में भी बाई और बोतल में खोए हुए थे। बहनोई की बुरी हालत देखकर मैंने उसे अपने ऑफिस में चपड़ासी के तौर पर चिपका दिया। मैं साहब और बहनोई चपड़ासी, मैं अपना रिश्ता किसी को ना बताता। बहनोई वैसे स्वभाव में बड़ा ही हुनरबाज था, उसे चपड़ासी की नौकरी पसंद नहीं थी। टिनोपॉल से धुले कपड़े पहनकर वह स्टूल पर बैठता, दिन भर उपन्यास पढ़ता रहता। उसे ऑफिस के लोग छोटा साहब कहकर पुकारते। वैसे उसके स्वभाव में मुझ सा दब्बूपन नहीं था। तो इस बात को लेकर दया पवार जी ने पूरी आत्मकथा में काफी ईमानदारी बरती है। कहने को चपड़ासी पर हजार गप्पे मारता, साहब लोगों के बीच बातों में हार ना मानता। साहब लोग उसे कभी कभी टूर पर ले जाते। चपरासी खाना बनाए ये प्रथा थी, परंतु पहले ही दिन उसने जानबूझकर इतनी मिर्ची डाली कि फिर आराम से बैठने लगा और साहब लोग खाना पकाने लगे। टूर से आने पर कई किस्से सुनाता, पर चपड़ासी की नौकरी में उसका मन नहीं रहा। वह गांव लौटने का निर्णय कर लेता है। गांव में प्रारंभ में उसकी बहुत वजीहत हुई। साइकिल की दुकान शुरू की, वह भी नहीं चली। एक बार तो तालुके में एक साइकिल वाले के यहाँ मजदूरी की। बहन को भी मजदूरी करने की नौबत आ गई। मेरे मन में टीस उठती। बहनोई जब गांव की राजनीति में दाखिल हुआ, सिर पर गांधी टोपी चढ़ाई। प्रारंभ में वह हजारों की गप्पे मारता। उस समय मैं उसका मजाक उड़ाता, परंतु कुछ सालों में ही उसने कुआं खोदा, अंगूर का बगीचा लगाया, गन्ना लगाया। तब तो मैं हैरान रह गया ये सब देखकर। ये सब उसने अपने सर पर कर्जा लेकर किया था। यदि मैं किसी से 5-10 रुपए भी उधार लेता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। उसने इतना ढांढस कैसे कर लिया होगा। मैं माँ के साथ रिश्तेदार के घर में रहता था। उन दिनों माँ की बीमारी बड़ी थी। बोर्डी में खाना पकाते समय एक ही जगह बैठने से उसके शरीर में कमजोरी फैल गई। चलते समय दम फूल जाता, ब्लड प्रेशर भी था ही। माँ दवा खाने ना जाती, बहुत घबराती। उसकी धारणा थी कि एक बार दवा खाने गया आदमी वापस नहीं आता। तो ये सब कुछ हमने मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया में बखूबी पढ़ा था कि किस तरीके से ब्राह्मण जो है वो दुष्प्रचार किया करते थे कि दलितों का अच्छा उपचार ना कहीं हो जाए, वे लोग कहीं स्वस्थ ना हो जाएं। इसलिए वे दुष्प्रचार किया करते थे कि जो डॉक्टर है अंग्रेजी डॉक्टर है और अंग्रेजी दवा खाना है ना, वहां जाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे इंजेक्शन देकर। इस तरह का दुष्प्रचार जो है हमने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया में पढ़ा था। 2-1 बार जबरदस्ती ले गया था। उसके पेट में मांस का गोला बन गया था, जिसे हम लोग रसौली कहते हैं आम भाषा में। ऑपरेशन करना होगा ऐसा बताया गया। ऑपरेशन थिएटर तक माँ को ले गया था। वहां चमकते औजार, असंख्य यंत्र, चिकना टेबल देखकर माँ बहुत घबराई, सीधे नीचे बैठ गई। मुझे बेटी के गांव ले चल, मैं वहीं मरूंगी। उसने ये जिद पकड़ ली। अंत में माँ को बहन के पास छोड़ आया। माँ की सख्त बीमारी का तार मिला। अब क्या होगा इसका अंदाजा मन में लग चुका था। बहन के गांव जाकर देखता हूं तो माँ अब कभी भी मर सकती थी।
मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं हुआ, इसलिए वे बहुत दुखी थी। मुझे पास बिठाकर कहती, बेटा तू अब शादी कर ले, भले ही भंगी की लड़की ला, पर अकेला मत रहे। माँ की मृत्यु की रात में संगमनेर गया था। शाम तक वापस लौटूंगा ऐसी उम्मीद थी। रात जैसे जैसे चढ़ रही थी तब पता नहीं कैसे मुझे एक भयंकर उदासी ने घेर लिया। बहनोई साथ ही था। घर चलने का आग्रह किया। 10-12 मील का फासला रहा होगा। भयानक रात, झिंगुरों की गर्राहट, सुनसान रास्ता, कमर तक गहरी नदी उतरकर हम घर आए। घर आने पर देखा माँ अंतिम घड़ियां गिन रही है। माँ की मौत बहुत करीब से देखी। मेरी गोद में माँ का सर था। मैं चम्मच से उसके मुंह में दूध डाल रहा था। बहन रुआंसा चेहरा लेकर पास ही बैठी थी। माँ के प्राण कब निकले पता ही नहीं चला। दबे पांव मौत आई थी। पड़ोसियों ने कहा, नाक के सामने धागा रख कर देखिए। दरअसल माँ कब की खत्म हो चुकी थी। पड़ोसियों को ये बात बहुत पहले ही मालूम हो चुकी थी, परंतु उन्होंने बताया नहीं। ऐसा लगता था जैसे माँ सोई हो। इतनी शांत मौन मैंने कभी नहीं देखी। पिताजी तो हाथ पैर घिस घिस कर मरे। पिताजी और माँ की मौत में ये अंतर क्यों था, ये सवाल मुझे काफी दिनों तक सताता रहा। नदी किनारे माँ को जलाया गया। उसके पेट के अंदर का मांस के गोले को फूटते हुए मैंने देखा। लगा अंत में अपनी माँ को नहीं बचा सका ना। माँ की मौत पर मैं नहीं रोया। बड़े धैर्य से माँ का क्रियाक्रम किया, परंतु उस अवस्था में भी मैंने अपना मुंडन नहीं कराया। माँ की अस्थियां काफी दिनों तक बहनोई ने संभाल कर रखी। मैं जब भी गांव जाता तब बहनोई कहता, अरे ये अस्थियां बंबई के सागर में बहा दे। मुझे ये पागलपन लगता। माँ की अस्थियां और मिट्टी में मुझे कोई फर्क न लगता। एक बार इंसान जल गया, उसके बाद तो सब गया। आनंद फिल्म का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बारे में। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सारे पल हैं, जब साला मैं ही नहीं तो फिर काहे का गम। अंत में बहनोई ने ही ना जाने कभी अस्थियां नासिक की गोदावरी नदी में बहा दी। बस अब सही अर्थों में मेरी जिंदगी उजड़ चुकी थी। मेरी जिंदगी में माँ का निकल जाना एक जानलेवा अश्रु अपूर्णीय क्षति थी। माँ की ने पहाड़ों से तकलीफ उठाई और मैं सारी जिंदगी उसे कौन सा सुख दे पाया। इकलौता आत्मिक आधार भी निकल चुका था। नहीं, एक आधार की एकांत में बड़ी याद आती थी, वह थी बकुला। एक कविता याद आ रही है। उस कविता में कहा, गहरी गहरी गुफाओं में चमकता प्रकाश पुंज, वात्सल्य का हाथ चीतकार हूं मुक्ति के लिए। बकुला इनकी बेटी। अब मैं ये नहीं बता सकूंगा कि वात्सल्य का हाथ मैंने किस संदर्भ में लिखा था, परंतु मुझे ये बकुला का हाथ लगता। उसे कीचड़ से निकालना ये तीव्र इच्छा होती। 2-3 बार वैसी कोशिश भी की। साथ में सदाशिव सावले थे, परंतु मैं गांव जाता तो सई बकुला को लेकर दूसरे गांव चल देती। इस संदर्भ में उसका व्यवहार बड़ा कड़वा था। क्या सोचकर वह अपनी बेटी को इनको सौंपती, जिस बेटी को लेकर वह 3-4 बार घर की दहलीज पर आई और लौटा दी गई। बाद में वो क्यों लेने आए उस बेटी को। वह कहती, ये नेता हो गया है ना, कल बकुला बड़ी होगी तो उसे देवदासी बनाऊंगी, इसके सामने नचाऊंगी। ये भी बहुत ही खराब विचार है एक माँ का। जब उसका ये संदेश मुझ तक पहुंचता तो मैं टूट जाता। सई ने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी कर ली, वह भी इतना बूढ़ा कि मेरा बाप दिखे। उसने मेरी उम्र के बेटे थे। सई ने ऐसा क्यों किया, मैं ये समझ नहीं पाया। 1-2 बार मैंने उसे सरसरी निगाह से संगमनेर के बाजार में देखा। बदन पर मैली साड़ी, सिर पर घास का गट्ठा, पीठ पर नन्हा सा बच्चा धोती में बंधा हुआ। उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लगा उसकी इस जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। यकीनन दया पवार जी ही जिम्मेदार थे। यदि पत्नी पर थोड़ा रहम करते, थोड़ा अपना शक कम करते, या यूं कहूं शक ना भी कम करते, थोड़ी दरिया दिली दिखाकर उसको माफ कर देते, तो आज जीवन में वे भी सुखी होते और उनकी पत्नी भी सुखी होती। ये देख अब तक मैं बहुत बोल चुका। घड़ा होता तो मुंह तक लबालब भर जाता। कहते हैं दुख दूसरों को बताने से हल्का होता है, परंतु मुझे वैसा नहीं लगता। मेरा गला भर आया है, एक स्त्री की दशा को सोचकर। इसे बयान करते समय भी यातना ही महसूस हुई। दिमाग के तार ढीले हो गए। मैं सारी उम्र डरता ही रहा हूं। जितने व्यक्ति इस कथा में हैं, उनसे भी अधिक उस अभावग्रस्त समाज में मिल जाएंगे जहां मैंने जन्म लिया है।
अब यही देख लो आपातकाल में मैं कितना डर गया। बात चल निकली है इसलिए बताता हूं। उन दिनों एक भूमिगत कार्यकर्ता ने मुझे लिफाफे में निरोध भेजा और लिखा कि तुम सी डरपोक कौम फिर पैदा ना हो, इसीलिए यह व्यवस्था। तो कैसा मुंह पर करारा तमाचा है इनके। परंतु वह भूमिगत कार्यकर्ता भी डरा हुआ था। उसने नीचे अपना नाम नहीं लिखा था। तो दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, यही कह सकते हैं। दूसरी आजादी में उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा, परंतु मुझे वैसा कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि दुकान वही है, बोर्ड बदल गए हैं। आजादी के 30 साल बाद भी नहीं, वरन आपातकाल के बाद आई इस दूसरी आजादी में भी उतना ही मैं डरा सहमा हुआ हूं। यह व्यवस्था मुझे कभी भी फुटपाथ पर पटक देगी। मैं तो अब समाप्त होने की अवस्था में पहुंच चुका हूं, परंतु मेरे बेटे के भविष्य के लिए इस देश ने क्या कुछ रख रखा है, इस संभ्रम में मैं पड़ा हूं। तो अपनी जिंदगी अपने हाथों चौपट करने वाले इंसान को दूसरे के ऊपर आक्षेप करने का क्या मतलब बनता है। इस सहमी हालत में मैं तुम्हारे साथ भीड़ में कहां कहां होता हूं। तू मन से पूछेगा तो तुझे ये सब पसंद नहीं, परंतु अकेला हो जाने का डर कहीं ना कहीं दबा रहेगा। हमेशा तुम्हारी ही सुनता हूं, ये बात भी नहीं, विद्रोह भी फूट कर निकलता है। आपातकाल का एक किस्सा सुनाऊंगा। राष्ट्रीय लेखक संघ ने मुझे दिल्ली बुलाया। हवाई जहाज का टिकट, 5 स्टार होटल में निवास आदि की व्यवस्था थी। इस लेखक सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उपस्थित थीं। तू मुझे ये मौका नहीं छोड़ने देना चाहता था, परंतु भीतर ही भीतर बेचैनी बारूद की सुरंग सी जल रही थी। मैंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। एक बार फिर हवाई जहाज से नीचे की दुनिया देखने का अवसर हाथ से निकल जाता है, परंतु इस बार मुझे तनिक भी पश्चाताप नहीं होता। तो इन्होंने जीवन में ज्यादातर फैसले गलत ही लिए। व्यक्तिगत तौर पर यह सतत बेचैनी ही मेरा स्थायी भाव है। ये ईमानदारी भी इन्होंने बरती है पूरी आत्मकथा में। ये तड़पन जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन मुझे लगेगा कि मैं अपने आप को कंधा दे रहा हूं और इसमें मुझे मरणांतक दुख होगा। दगड़ू पवार अब चल रहा है, उसके कंधे झुके हुए हैं, उसके कंधों पर ईसा मसीह सा भारी क्रूस उठा रखा है और लगता है इस बोझ से वह झुक गया है। ईसा मसीह के पीछे जैसे प्रकाश पुंज की परिधि होती है, ऐसी परिधि मेरे पीछे नहीं। धीरे धीरे उसका धब्बा कम कम और कम होता जा रहा है। अब यह विशाल भीड़ में समा चुका है। मुझे अपनी ही एक कविता याद आ रही है। दुखों से उफनता यह पेड़ मैंने देखा है, वैसे इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बोधि वृक्ष सी। बोधि वृक्ष फूला तो सही, पर यह पेड़ हर ऋतु में झुलसता रहा। नस नस से फूटना चाहती है यातना, जो कोड़ी की उंगलियों से पत्ते झरते हों। ये ठूंठ है किसका, डाल डाल पर जकड़ी बैसाखी। मौत नहीं आती इसलिए मृत्यु वेदना सहता रहता हूँ। दुखों से उफनता यह पेड़ मैंने देखा है। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपनी बुजदिली को चुप्पी का नाम न दे। आत्मकथा में बहुत सारी जगहों पर दया पवार जी मुझे बुजदिल नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने ईमानदारी से इस आरोप को स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन इसमें जानने समझने को बहुत सारी चीजें थी। बाबा साहब की कार्यशैली, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने पर वे किस तरह दिखाई देते थे, इन सब चीजों का जिक्र, उनके मरणोपरांत किस तरीके से उनके सामाजिक आंदोलन को तहस नहस किया गया उनके अनुयायियों द्वारा, इन सब चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता इस आत्मकथा में। इस लिहाज से ये आत्मकथा बहुत अनूठी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा साहब से जुड़ी गई ये सारी जानकारियां शायद किसी और आत्मकथा में नहीं है। पहले ही मैं बता चुकी हूं, क्रिस्तोफ जाफरेलो ने अपनी पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के शुरुआत ही जो है पुस्तक की दया पवार जी की पंक्तियों से ही की है। तो इस लिहाज से भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2-4 दिन के बाद मैं दोबारा एक नई पुस्तक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, और इस बार जो पुस्तक लाऊंगी उसका सीधा ताल्लुक मुसलमान राष्ट्रवाद से होगा। अंबेडकर नामा पर लौटना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।